चिंकू कैफे में कॉफी पीने आया है और वो 2 कप कॉफी पीकर वहाँ से चला जाता है। पर ये क्या, चिंकू तो अपना फोन भूल गया। कुछ देर बाद वो जब लौट कर आता है तो उसका फोन उस टेबल पर नहीं था। उसने कैफे के मैनेजर से पूछा तो मैनेजर बताता है, सॉरी सर, मैंने तो कोई फोन नहीं देखा और न ही किसी ने मुझे फोन के बारे में बताया। आप सीसीटीवी कैमरा चेक कीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा सर। सॉरी सर, लेकिन सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने इसको रिपेयर करने के लिए मैकेनिक को बुलाया है। वो आज आएगा सर। इसका मतलब मुझे मेरा फोन नहीं मिल पाएगा। आप नहीं जानते सर, मैंने अभी वो फोन फाइनेंस से लिया था। मुझे डिटेक्टिव जे को ही बुलाना होगा, वही अब ये केस सॉल्व करेगा। चिंकू ने डिटेक्टिव जे को कॉल किया और उसे फोन करके वहीं बुला लिया। डिटेक्टिव जे भी वहाँ तुरंत पहुँच जाता है और चिंकू से पूरी बात बताता है। डिटेक्टिव जे मैनेजर और कैफे में उस समय काम कर रहे 3 वेटर से पूछताछ करता है तो मैनेजर कहता है, डिटेक्टिव जे, मैं उस समय वॉशरूम गया हुआ था, मुझे तो कुछ नहीं पता। हाँ, जब ये सर आए तो मुझे पता चला, पर मैं वो जब वॉशरूम से आ रहा था तो मैंने वहाँ उस टेबल पर कुछ भी रखा हुआ नहीं देखा था। डिटेक्टिव जे ने पहले वेटर से पूछा तो पहला वेटर कहता है, चिंकू का यहाँ इस टेबल पर एक फोन रखा था, किसी ने देखा है क्या? नहीं सर, मैं तो इस टेबल के पास आया ही नहीं था, तो मुझे तो पता ही नहीं। डिटेक्टिव जे दूसरे वाले वेटर से पूछता है तो वो बताता है, सर, मैं तो बाद में आया था, मुझसे पहले ये मिंकू वेटर आया था। जब मैं यहाँ आया था तो वो एप्पल का फोन यहाँ नहीं था, मुझे तो कुछ पता नहीं सर। डिटेक्टिव जी ने तीसरे वाले वेटर से पूछा तो वो बताता है, हाँ सर, मैं यहाँ आया था, पर पहले आया था या बाद में मुझे ये बात अच्छे से याद नहीं सर, पर जब मैं यहाँ आया था आपका फोन मैंने नहीं देखा था सर। डिटेक्टिव जे सभी की बातों पर गौर करता है और समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। दूसरा वाला वेटर झूठ बोल रहा है। चिंकू ने तो ये बताया ही नहीं था कि उसका फोन किस कंपनी का था, तो फिर वेटर को कैसे पता चला कि फोन एप्पल कंपनी का था। इसी से डिटेक्टिव जे समझ जाता है। झूठ मत बोलो, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है। तुम्हें कैसे पता कि चिंकू का फोन एप्पल कंपनी का था? इसका मतलब तुमने ही फोन चुराया है। लाओ फोन दो। डिटेक्टिव जे उस वेटर का बैग चेक करता है तो उन्हें वो फोन मिल जाता है। डिटेक्टिव जे चिंकू को उसका फोन लौटा देता है और इस तरह ये केस सॉल्व हो जाता है। कदमपुर देखने में बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में रिया और प्रिया नाम के सास बहू रहते थे। सास घर की कारोबार संभालती थी और बहू टीचर की काम करती थी। शुरू में सास बहू में बहुत अच्छे मेल जोल थी। जिस दिन से बहू ने काम करना शुरू कर दिया तब दोनों की मन में थोड़ी सी दूरी पैदा हुई। एक दिन रिया बहुत हड़बड़ी से तैयार होते हुए, अरे टाइम कितना हो गया, अरे मैं लेट हो गई, अभी टिफिन भी तैयार नहीं हुआ, स्कूल की टाइम हो गई है ना, हर दिन मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ, ऐसे ही और 4 दिन चलते रहे ना, नौकरी खोना तो गारंटी है, कहते बड़बड़ाती रहती है। तो सास कहती है, अरे बहू, क्या मेरे पास 4 हाथ है, जब तुम रेडी हो जाओगी तब तक मैं नाश्ता तैयार कर दूं, थोड़ा समय तो लगेगा ना, तो इसलिए आप इतने में तुम पहाड़ सर पे उठा के क्यों नाच रही हो? अरे ऐसी बातों को कोई कमी नहीं है, जितना चाहे उतना करोगे बात आप, और 1 घंटे में सारा काम निपटा के काम ही क्या बचता है, नींद करना ही ना। मगर मेरा ऐसा नहीं है ना, अब शुरू करूंगी तो स्कूल जाने के बाद सब बच्चों की ची ची पी पी सुनते हुए अगर मेरे सर फटा जा रहा तो भी उनको समझा के ही पाठ पढ़ाना पड़ता है, कहते बड़बड़ाते रहती है। तो सास टिफिन ले आके उसके सामने रखती है। उसको खा के अपनी बॉक्स उठा के पूरी गुस्से में हड़बड़ी में रिया स्कूल के लिए निकल जाती है। जैसे ही बहू स्कूल के लिए निकल जाती है, प्रिया की दोस्त पंकजा घर में आती है। प्रिया, क्या तुम्हारी बहू काम के लिए निकल गई? ये क्या बात हुई प्रिया? सास के लिए थोड़ी भी कद्र नहीं है। सुबह तुम्हारे ऊपर जोर जोर से चिल्ला रही थी। अरे ये बहू ये इतनी ही है, मेरी बहू भी ऐसी ही है, बातूनी मुंह खोलती है तो बस
कहते हुए पंकजा मीठी मीठी बातें करते हुए प्रिया को अपनी जाल में फंसा लेती है। उतना ही नहीं, प्रिया के घर में ही पेट भर नाश्ता करके घर के लिए जो चावल दाल चाहिए उसे भी ले जाती है। इस तरफ स्कूल में रिया अपनी दोस्त संध्या के पास लंच टाइम पे बात करते हुए संध्या पूछती है, अरे रिया, सास ने क्या दिया है डिब्बे में? तुम्हारी सास बहुत हेल्प करती है ना कामों में। कहती है तो रिया बोलती है, अरे ओ क्या मुझे हेल्प करेंगे, मैं मेहनत से काम करके जो सैलरी आती है उनके हाथों में रखती हूँ तो वह मेरे ऊपर ही बड़प्पन दिखाते हैं। देखेंगे देखेंगे, एक ना एक दिन इनका बड़प्पन भी देखूंगी। मेरी छोड़ो, तुम्हारी बताओ। मेरी क्या सुनती हो, छोड़ो, सारे सास एक बराबर। हाँ हाँ पता है, चलो चलो क्लास के लिए टाइम हो गया। कहते हुए रिया और संध्या अपनी क्लासेस में जाके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शाम को रिया अपने घर आती है। सास बहू अच्छे से ड्रेस करके फ्रेश अप होके टीवी के सामने बैठते हैं। वहाँ पे, अरे बहू वो चैनल तो बदली करो, अच्छे सीरियल्स के टाइम पे न्यूज क्यों लगाई है? अरे आप क्या कुएं का मंडकी बन के रहोगे? सोसाइटी के बारे में कुछ जानना नहीं है क्या? जब देखो सीरियल सीरियल, उसको देखते ही ना आप ऐसे बन गए हो। सास को बहू नहीं राज आती, बहू को सास नहीं राज आती। कहते हुए दोनों बात करते करते थक के खाना खा के सो जाते हैं। दोनों अपने अपने कमरे में सोए हैं। उसी समय में एक महान चोर उनके घर में घुस जाता है। वह चोर घर भर पैसे के लिए ढूंढ रहा है। वह शब्द सुन के दोनों जाग जाते हैं। दोनों को घबराहट शुरू हो जाती है। दोनों भय से घबराए हुए एक कोने में आके बैठ जाते हैं। धीरे से रिया बोलती है, अरे सासू माँ, घर में चोर घुस आया है, मुझे डर लग रहा है। कोई बात नहीं रिया, वो अकेला है, हम दो हैं, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। कहते हुए दोनों बड़ी सी पत्थर हाथ में लेके उसके ऊपर छलांग मार के उस पत्थर से उसके सर फोड़ देते हैं। दर्द के मारे चिल्लाते हुए डरते हुए चोर वहाँ से भाग जाता है। तो रिया के मुंह से, हाँ हाँ थैंक्स सासू माँ, अगर आज आप नहीं होते तो मेरी स्थिति क्या होती? अरे हाँ बहू, मैं भी तो बूढ़ी हूँ, अगर मैं अकेली होती तो क्या करती? कहते हुए दोनों झप्पी लेते हैं। तो रिया कहती है, आई एम सॉरी सासू माँ, इतने दिन आप बड़े होने का मान नहीं रखा मैंने। आज हम दोनों साथ में हैं, इसी वजह से वो भाग गया चोर। हाँ प्रिया, इतने दिन मैंने भी कहाँ समझा आपको, तुम्हें तो मैं गैर ही मानती थी। सासू माँ, हम दोनों में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। आप घर संभालती है ना, इसीलिए मैं काम पे जा पाती हूँ। अरे बहू, तुम और मेरा बेटा काम कर रहे हो, इसलिए कोई बाधा के बिना घर अच्छे से चल रहा है। हाँ सासू माँ, हम दोनों एक हैं। एक गांव में हरिश्चंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत दयालु और उदार था। वह गरीब हो या अमीर, सबको एक समान देखता था और उनकी सहायता करता था। एक दिन एक बूढ़ी महिला हरिश्चंद्र के घर आती है और मदद मांगती है। बेटे, मेरी मदद करो, मेरे से धोखा हुआ है। अरे क्या हुआ माताजी, किसने ठगा आपको? लंबी कहानी है बेटा। मैं 6 महीने पहले मेरी बेटी के घर जा रही थी, मगर जाने से पहले मेरे पास जो गहने लत्ते थे उनको एक जगह पे सुरक्षित रखना चाहती थी। मैं सोचती रही और मुझे यह लगा कि संत बाबा के पास रखूंगी तो सुरक्षित रहेगा। इसलिए गांव के बाहर जो संत बाबा बैठते हैं उनके पास जाके मैंने अपनी गहने लत्ते रख दिए। बाबा जी, मेरी जिंदगी में अगर कुछ है तो यही गहने लत्ते हैं, मेरे आखिरी समय में काम आएंगे, इसीलिए इसको सुरक्षित रखना चाहती हूँ। क्या मैं अपनी बेटी को मिल के आने तक इनको आप अपने पास रखोगे? मैं ठहरा साधु संत, मुझे गहने लगते इनमें मत खींचो। तुम खुद कोई गड्ढा खोद के वहाँ पे इनको छुपा दो ना। अब साधु बाबा ने कहा है तो महिला उसी बात को मानते हुए वह साधु के झोपड़ी के पास ही एक गड्ढा खोदकर वहाँ पे पैसे छुपा देती है। फिर क्या हुआ? मैं अपनी बेटी के घर हो आने के बाद फिर वो संत बाबा के पास गई। बाबा जी,
मैं आपके कुटिया के नजदीक एक गड्ढा खोदकर वहीं पे अपनी गहने लत्ते छुपाए थे। कौन सी गहने कौन सी लगते? तुम अगर गड्ढा खोद के छुपाई हो तो खुद जाकर ढूंढ लो, अपने गहने लो और यहाँ से चली जाओ। दोबारा मेरे पास मत आना और गहने पैसों के बारे में मुझसे बात मत करना, क्योंकि मैं संत हूँ और मुझे क्यों चाहिए ये सारी चीजें। बाबा की बात सुन के महिला वह जगह पे जाती है और देखती है कि गड्ढा खाली है। फिर वह बाबा के पास जाके बोलती है, अरे बाबा जी, मैंने तो अपनी गहनों की थैली उसी गड्ढे में रखा था, मगर अब वहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मुझे इन सारी चीजों में मत खींचना। मुझे सिर्फ ईश्वर और ध्यान करने में ही आसक्ति है। उदास महिला हरिश्चंद्र को कहती है, बेटा, मैं उस बाबा का कुछ नहीं कर पाई, इसीलिए सहायता के लिए आपके पास आई हूँ। माता, चिंता मत करो। पता नहीं क्यों मेरा मन कहता है कि उसी बाबा ने आपकी गहने हड़प ली है। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा लगता है कि उसी संत ने वह गहने लिए हैं, मगर क्या करूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है ना। कोई बात नहीं, चलिए माता, उस संत के कुटीर पे चलते हैं। ऐसे कहते हुए हरिश्चंद्र और वो बुढ़िया दोनों संत के कुटीर के लिए निकल पड़ते हैं। माता जी, आप ना उस पेड़ के पीछे छुप जाओ और हाँ, ख्याल रखना कि वो बाबा तुम्हें देख ना पाए। हरिश्चंद्र एक बड़ी पोटली हाथ में पकड़े हुए उस संत बाबा के पास जा पहुंचता है। वह पोटली बाबा के सामने रखते हुए ऐसे कहता है, बाबा जी की जय हो। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, मुझे आपकी आशीर्वाद की सख्त जरूरत है। वह बाबा पोटली को देखते हुए मन में ऐसे कहता है, लगता है ये बहुत बड़ा धनवान है, पोटली भर सोने की सिक्के ही होंगे। बाबा जी, मैं टहरा व्यापारी गांव गांव शहर शहर घूमता रहता हूँ और मेरी वजह से आपको तंग हो ये मैं नहीं चाहता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ना ना बाबा जी, मेरे समस्याओं का हल मैं खुद ढूंढ लूंगा, आपको क्यों परेशान करें। अगर मैं लोगों की सहायता नहीं करूंगा तो संत कैसे कहलाऊंगा। अरे बाबा, मैं तो व्यापारी हूँ ना, किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, मुझे कोई सलाह दीजिए बाबा। अरे बेटे, मेरा विश्वास करो, मैं तो ईश्वर का बंदा हूँ और लोगों की सहायता करना वो तो मेरा धर्म बनता है। बाबा ऐसे बोलने पर हरिश्चंद्र अपना संदूक खोल के उसमें जो चीजें थी वह बाबा को दिखाता है। बाबा, तुरंत मुझे हरिद्वार निकलना होगा मेरी माताजी की दर्शन के लिए। यह मेरी व्यापार की पूंजी है, इन सोने की सिक्कों को आप अपने पास रखो। अरे बेटा, नहीं नहीं, ये सहायता मैं नहीं कर सकता, इसलिए तुम मेरे कुटिया के सामने वाली वो जो पेड़ दिख रहा है उसके नीचे गड्ढा खोद के वहाँ पे तुम्हारे सिक्कों को छुपा दो। धन्य मेरे बाग, बाबा जी की जय हो। बाबा के बात सुन के वैसे ही हरिश्चंद्र पेड़ के नीचे गड्ढा खोद के अपनी सिक्कों की पोटली रख देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही संत बाबा वहाँ पे आते हैं और पेड़ के नीचे की गड्ढा खोद के वो पोटली बाहर निकाल देते हैं। उस पोटली में सारे सोने की सिक्कों को देखते हुए उसकी मन में लालच जगती है और कहता है, हा हा हा, क्या बात है, अब ये सारे सिक्के मेरे हैं। पेड़ के पीछे छुपे हरिश्चंद्र और वह बुढ़िया महिला इस सारी चीज को देख रहे थे। दोनों सीधे बाबा के पास जाते हैं और उनको रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। बाबा के हाथ में था सिक्कों से भरी हुई पोटली और उस बूढ़ी महिला का थैला भी था। साधु बाबा इन दोनों को वहाँ देखकर दंग रह गया और शर्म से उसकी आंखें झुक जाती है। देखा माता जी, मेरा अंदाजा सही निकला, यही बाबा ने आपके गहने चुराई है। मुझे क्षमा कर दो, लालच बुरी बला है, मैंने पाप किया है। संत बाबा बुढ़िया की गहने और हरिश्चंद्र की सिक्कों को उनको वापस करते हुए उनसे माफी मांगते हैं और प्रायश्चित करने के लिए यात्रा पे निकल जाते हैं।